हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम जुडिशरी एग्ज़ाम के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम टॉपिक देख रहे हैं कि प्रियम्बल से संबंधित, तो भारत के संविधान के बारे में जो है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि संविधान की उद्देशिका से आप क्या समझते हैं, इसके क्या महत्व है, या उद्देशिका का क्या अर्थ है, और ये क्या यह संविधान का भाग है। फिर क्या संविधान की प्रस्तावना में केवल आदर्श ही अंतर्निहित है, समझाइए। ये किस सीमा तक ये न्यायपालिका द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके उद्देश्य तथा महत्व की विवेचना कीजिए। और क्या आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य। तो प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ भी जो क्वेश्चन है तो उससे संबंधित हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा प्रेम्बल है। अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो जो प्रेम्बल का ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो प्रेम्बल का जो ऑब्जेक्ट है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाना इसका उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य जो है कि भारत के जो समस्त नागरिक है उनको क्या प्राप्त कराना है, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त कराना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है। और भारत के समस्त नागरिकों के बीच क्या किस चीज का बढ़ावा देना है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली भाईचारे की भावना। तो इसका जो उद्देश्य है, एक तो ये न्याय प्राप्त कराना है, स्वतंत्रता प्राप्त कराना है, और उनमें बंधुता बढ़ाने के लिए जो ये सुनिश्चित करना कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने का काम करना है ना, ये वाली भावना उत्पन्न करना है। तो ये इसका मुख्य मेन उद्देश्य है। ठीक है। फिर इसमें इस चीज को आप अगर पूछा जाए तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी को क्या आप कहेंगे। तो प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य क्या है कि ऐसा राज्य जहाँ पर कोई जो बाह्य नियंत्रण से मतलब नियंत्रित नहीं होता, उससे मुक्त है। मतलब जैसे विदेशी जो नीतियां हैं और जो आंतरिक नीतियां है, भारत क्या करता है, खुद ही निर्धारित करता है। मतलब कोई बाहर की शक्ति, बाहरी विदेशी देश जो है वो हमारे देश को नियंत्रित नहीं करते, उसके हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ पे भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। तो ये प्रभुत्व संपन्न मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र होना। तो प्रभुत्व संपन्न शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यह संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत अपनी विदेशी नीति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। वह किसी देश से मिलता है या संधि कर सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, किंतु ये सदस्यता भारत की संप्रभुता पर अंश मात्र भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। मतलब उसके मेंबर तो है राष्ट्रमंडल के, लेकिन उससे हमारे देश के कार्य पे या इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये भारत ने क्या अपने इच्छा से उसको स्वीकार किया है, वो जब चाहे उसको खत्म भी कर सकता है, अलग भी कर सकता है ना। तो ये प्रभुत्व संपन्न है कि कोई नियंत्रण नहीं है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, कुछ नहीं है, जो है सब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरा जो है दूसरा ऑप्शन जो हम समाजवाद से संबंधित है। तो ये जो वर्ड आया है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था। ठीक है। तो यहाँ इसका जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य इसका, समाजवाद की धारणा जो क्यों लाए गए हैं, एक आर्थिक न्याय से संबंधित इसमें अंतर्निहित किया है। ठीक है।
तो आर्थिक न्याय मतलब इकोनॉमिकल जो जस्टिस मिलना चाहिए, उससे संबंधित इस समाजवाद को जोड़ा गया है। तो हमारे संविधान में यह बोला गया है कि जो राष्ट्रीय संसाधन है ना, जो देश के हमारे जो संसाधन है, वो सभी व्यक्तियों का उस पर समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है, और सभी व्यक्ति इसका समान उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो मतलब कि जो देश के जो भी हमारे जो संसाधन है, वो सभी व्यक्तियों में मतलब समान व्यवहार हो, समान तरीके से उनमें बटा हो ना, सभी समान रूप से उसको उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही, अगर गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो वो सबके बारे में ध्यान रखेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना ही ग्रोथ करने में और वो उसी में ही लगा रहेगा। तो समाजवादी व्यवस्था में जब सरकार के नियंत्रण में हाथ सब चीज होती है, तो नियंत्रण की मात्रा के आधार पर समाजवाद के वास्तविक स्वरूप का उदाहरण किया जाता है। लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, मतलब सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके संबंध में एक केस है, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। इस केस में ये बोला गया है कि समाजवाद का मूल्य तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। इसका अर्थ है आर्थिक समानता और आय के समान वितरण से है, ठीक है। मतलब सीधा सा समाजवादी का जो तात्पर्य है ना, वो जो आर्थिक रूप से समानता मिले, आय की समानता हो, समान वितरण हो सब में, है ना, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिले उनको, तो वो समाजवाद को डिनोट करता है। फिर अगर पंथ निरपेक्ष के बारे में देखा जाए तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था, है ना। इसका भी मतलब यही है कि सीधा सा है कि हमारे देश का कोई एक मतलब पर्टिकुलर कोई राज धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारे देश का, है ना, कि पर्टिकुलर इसको ही मानता है। वो यहाँ पे विभिन्न जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो सभी को मानता है, सभी, ये देश जो है सभी धर्मों को मानता है, सम्मान करता है समान रूप से, और यही पंथ निरपेक्ष को डिनोट करता है ना। तो पंथ निरपेक्ष की धारणा संविधान में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पदावली में अंतर्निहित है, ठीक है। तो ये किसमें, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसमें ये शामिल है पंथ निरपेक्ष की धारणा। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य, राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म के राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, मतलब कोई किसी धर्म को मान्यता नहीं दिया है, विशेष धर्म को, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है और धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, इस बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें भी एक केस दिया गया है, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया है कि पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना और उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए और उनके प्रति आपस में आदर की भावना का बीज पैदा करना है। तो ये पंथ निरपेक्ष के बारे में बोला गया है इसमें। अब लोकतंत्रात्मक के बारे में देख लेते हैं। तो लोकतंत्रात्मक, भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत किसके पास है, भारत की जनता। मतलब यहाँ लोकतंत्रात्मक का सीधा सा फंडा है कि जनता में ही शक्ति है, जनता के लिए ही मतलब जनता ही सरकार चुन रही है, जनता के लिए ही हो रहा है काम, जनता ही कर रही है। तो यहाँ लोकतंत्रात्मक, तो भारत की सरकार का स्रोत जो है भारत की जनता है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित सरकार है, ठीक है। जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। मतलब जनता के द्वारा अगर काम हो रहा है, जनता ही प्रतिनिधि चुन रहे हैं और उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा देश का शासन चलाया जा रहा है और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये लोकतंत्रात्मक की धारणा होती है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता के वयस्क मत के अनुसार इनका गठन होगा, है ना। तो ये लोकतंत्रात्मक होता है। और उसके बाद है गणराज्य। तो गणराज्य से आशय है कि यहाँ मतलब जो शासन करने वाला है, जो प्रमुख है, वो वंश के आधार पर नहीं चुना जाता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है ना।
उसके लिए प्रॉपर एक हर 5 साल में चुनाव होगा, उसमें से जो जनता की इच्छा के अनुसार, जनता के अनुसार मतलब जो जनता ने वोट किए उसके अनुसार वो चुना जाएगा। तो यहाँ कोई वंश के आधार पर नहीं चुना गया है। तो गणराज्य मतलब यहाँ पे गण का राज्य है, ठीक है, जनता का राज्य है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का राज्य है ना। तो जनता के द्वारा जो चुना है तो जनता का राज्य। तो भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है ना। भारत का राजाध्यक्ष जो है जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति जो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। मतलब कोई खुद अपनी शक्ति जो दी है वो खुद नहीं चला रहा, वो किसी ना किसी के थ्रू चला रहा है ना। तो यहाँ पे गणराज्य इससे संबंधित है। हमने इसका उद्देश्य देख लिया था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये इसकी उद्देश्य है, ये प्राप्त कराना, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि जो भारत का संविधान है उसके प्रस्तावना का क्या मूल्य है, वो क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना का मूल्य क्यों है ना। तो संविधान के व्याख्या में संविधान के प्रस्तावना का वही महत्व होता है जो महत्व किसी सामान्य अधिनियम की प्रस्तावना का उस अधिनियम की व्याख्या के संदर्भ में होता है। मतलब किसी भी एक्ट का कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को देखते हुए ही वो एक्ट बनाया जाता है। तो उसी तरीके से एक जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो उद्देश्य जो है वो हमारी प्रस्तावना में दिया गया है ना। वो प्रस्तावना का भी वही महत्व है जो एक एक्ट के लिए उसका उद्देश्य का होता है ना। अब जैसे जहां पर अधिनियमित किया गया भाग अपने आप में स्पष्ट एवं सुनिश्चित है, वहां पर प्रस्तावना द्वारा इसे सीमित नहीं किया जा सकता है। एक मैक्सवेल ने कहा है इस बारे में कि अगर स्पष्ट और सुनिश्चित रूप में प्रस्तावना में कोई बात कही गई है ना, तो इसे सीमित नहीं किया जा सकता है अधिनियमित के किसी पार्ट के द्वारा व्याख्या करने में। परंतु जहां पर अधिनियमित हिस्सा अनिश्चित एवं अस्पष्ट है, वहां पर वह उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वो किस कंटेक्स्ट में है या क्या, तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम प्रस्तावना का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ स्पेशल दिख रहा है क्लियर कि ये क्या बोल रहा है, ये किस बात के बारे में हमको ये गारंटी दे रहे हैं या किस बात के बारे में पावर दिया या लिमिटेशन दिया, अगर क्लियर है ऑलरेडी वो, तो फिर वहाँ प्रस्तावना को देख का यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे स्पष्टता नहीं है, कोई बात समझ नहीं आ रही है उस लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन की, तो हम प्रस्तावना के माध्यम से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला राज्य में भी ये बोला गया है। अब नेक्स्ट जो है, लॉर्ड हेल्सबरी के अनुसार पॉवेल वर्सेस कैप्टन पार्क रेसकोर्स कंपनी के मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि यह प्रस्तावना इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रकाश डाल सकता है कि परिनियम किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। मतलब जो बनाया गया है क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है, इसके बारे में प्रस्तावना बताता है। यह कि यदि अधिनियम स्वयं अपने आप में स्पष्ट एवं सुनिश्चित है तो कोई भी प्रस्तावना उसे सीमित नहीं कर सकती है। अब न्यायाधीश गजेंद्र गडकरकर ने इन री बेरूबरी के मामले में ये कहा है कि इस प्रकार से प्रस्तावना किसी ऐसी शक्ति का स्रोत नहीं हो सकता जिस शक्ति को स्वयं संविधान नहीं प्रदान करता है। मतलब संविधान ने अगर कोई शक्ति प्रदान नहीं की है तो वो प्रस्तावना भी ऐसी शक्ति का स्रोत नहीं हो सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से प्रभुत्व शक्ति को प्रस्तावना द्वारा सीमित भी नहीं किया जा सकता है। परंतु नेक्स्ट जो केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह के मामले में कहा गया था कि जमींदारों की तरफ से वकालत करते डॉक्टर अंबेडकर ने यह तर्क रखा था कि प्रस्तावना में प्रयुक्त लिबर्टी, जस्टिस और इक्वलिटी शब्दों का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत संपत्ति को बिना उचित प्रतिकर के अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। परंतु न्यायाधीश शास्त्री ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनका कथन था कि विधायी शक्ति को सीमित करने के लिए जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी शब्दों की सहायता नहीं ली जा सकती, ठीक है। तो अतः स्पष्ट है कि संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों का प्रस्तावना की आड़ से सीमित नहीं किया है। मतलब अगर स्पष्ट कोई पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको प्रस्तावना के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है। अब है कि क्या जो प्रेम्बल है वो संविधान का भाग है क्या, तो इस बारे में
इनरी बेरुबरी वर्सेस यूनियन के जो केस है, इनरी बेरुबरी यूनियन के बाद में कहा गया कि उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया है। ये केस में ये डिसाइड हुआ था कि ये संविधान का भाग नहीं है, तथा कहा गया कि यह विचारों को जानने की कुंजी भर है। सिर्फ ये कहा गया कि ये जो क्यों क्यों संविधान बनाया गया है, उसके विचार जानने के लिए जो बनाने वाले हैं उनके विचार, मतलब एक ये सिर्फ विचारों को जानने की कुंजी भर बोला है। उद्देशिका को संविधान का प्रेरणात्मक भले ही कहा जाए, किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता है। मतलब ये प्रेरणात्मक स्रोत तो है सभी उद्देशिका संविधान के लिए, उसके आधार पर हमने संविधान बनाया है, लेकिन इसका आवश्यक भाग नहीं माना है। इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत, क्योंकि इसमें न तो कोई बताया है कि ये इसको ये शक्ति होगी, या कोई मौलिक अधिकार दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। और न ही उस शक्ति के किसी भांति निर्बंधित या नियंत्रित या संकुचित करती है। मतलब किसी न पावर दे रही है, न कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, न कुछ नहीं दे रहा है। उद्देशिका का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध है, मतलब कंफ्यूजिंग वाली है, क्लियर नहीं है, तब हम इसको प्रियम्बल को देख सकते हैं। बस इतना ही मात्र इसका उपयोग है। तो ये इसका भाग नहीं है, ये इन रे बेरुबरी में कहा गया। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में कहा गया, न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि उद्देशिका को संविधान का भाग घोषित करते हुए कहा कि संविधान का अर्थान्वयन एवं निर्वचन प्रस्तावना में अभिव्यक्त महान उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। मतलब जब आप संविधान का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, उसका अर्थ निकाल रहे हो, है ना, तो वहां पे प्रस्तावना में जो दिए हमारे जो आदर्श दे रखे हैं, है ना, और जो उस पर प्रकाश डालते हुए किया जाना चाहिए, मतलब उसके रेफरेंस में किया जाना चाहिए। इस मामले में इन री बेरुबेरी के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया और अभिनिर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। किसी साधारण अधिनियम में उद्देशिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना संविधान में दिया जाता है। ठीक है, तो फाइनली ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये संविधान का भाग माना गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए हमारा आज पहला टॉपिक है। ऐसे ही वीडियो में और लाते रहूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।